बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की इस वीडियो के एलोस हैं वो जो कंटिन्यूशन है उसी लेक्चर की जो मैंने एग्मा पे लिया था, हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अब हम इसकी जो सब हमने मेन उसकी टाइप्स कर ली थी, लेकिन लैक्टिक एसिडोसिस जो है उसको मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट इसमें एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये एग्मा में लैक्टिक एसिडोसिस को हम देखेंगे कि इसमें क्या है कि हाई एनोइन गैप है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिडोसिस की जो क्लासिफिकेशन है उसमें टाइप ए है, ठीक है, फिर टाइप बी है, टाइप B2 और B3, इनको हम इंडिविजुअली देखेंगे। ठीक है, टाइप ए में बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप इन सब चीज़ों को देखें तो बेसिकली आपको नज़र आएगा कि एक ही चीज़ में वो कहते हैं ना कि जो सब चीज़ें एक ही तरफ जा रही हैं कि बेसिकली टिशू हाइपॉक्सिया हो रहा है। ठीक है, पंजाबी में कहते हैं ना एक नुक्ते विच गल मुकती है, तो इसमें जो है ना वो किधर मतलब गल मुक रही है हाइपॉक्सिया पे। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर शॉक में भी यही हो रहा है, हाइपॉक्सी टिशू हाइपॉक्सिया में तो हो ही रहा है, अनीमिया में भी यही हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, हर चीज़ में। ठीक है, अच्छा B2 जो है सॉरी, फिर टाइप बी जो है ना उसमें फिर B1 B2 और B3 हैं। ठीक है, तो इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, और तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको वन बाय वन देखने लग जाते हैं। ठीक है, कि टाइप ए में लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर शॉक। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर शॉक जब होगा तो क्या होगा कि ब्लड नहीं पहुंचेगा। शॉक की तो बहुत सी किस्में हैं, वो तो अभी इसको इस लेक्चर के स्कोप से बाहर है, बट क्या है कि बेसिकली जो है कि जो ब्लड है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, अब वो उसकी कोई भी कॉज है, हार्ट नहीं सही से पंप कर रहा है, या वॉल्यूम डिप्लीशन हो गई है, या कोई सेप्टिक शॉक है, जो भी है। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है कि ब्लड जो है वो टिश्यूज़ तक नहीं पहुंच रहा है सही से। जब ब्लड नहीं पहुंच रहा है तो ब्लड ने करना क्या था, इसने ऑक्सीजन कैरी करनी थी, अब ऑक्सीजन कैरी नहीं हो रही। ठीक है, और हमें एनर्जी कैसे मिलती है कि ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में जाके पायरूवेट बनाता है, फिर पायरूवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है, फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में घूमता है, और फिर बेसिकली क्या होता है कि जो अभी मसलन आपने जो भी चीज़ खाई थी उसमें से जो ग्लूकोज निकला वो ग्लाइकोलिसिस में गया, फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में गया, फिर जो आपने खाना खाया था उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में पहुंचे, और उधर वो NADH और FADH2 में बैठ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचे, और उधर उन्होंने ATP बनाई इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सारी जो कहानी है ना वो है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। अब जब शॉक है तो ये फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगी, बिकॉज इसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, और जब ये नहीं होगी तो फिर क्या होगा, पायरूवेट जो है वो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की तरफ चैनलाइज हो जाएगा और लैक्टेट की प्रोडक्शन होगी, और ये जो है फिर लैक्टेट जो है वो हाई एनोइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करेगा। अच्छा, फिर इसकी क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि इसकी कॉजेज़ में हाइपॉक्सिया है। अब हाइपॉक्सिया किसी भी किस्म से हो सकता है, इवन कोई एम्बुलेंस कोई क्लॉट जो है आके वो काफ़ी ज़्यादा टिशू हाइपॉक्सिया कॉज कर सकता है, या कोई बंदा हाइपॉक्सिक कंडीशंस में हो सकता है, उसको मसलन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो सकती है। जैसे आजकल कुछ ऐसे न्यूज़ में आ रहा था कि वो जो उस पर कोई इंडियन वो गई हुई है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, एस्ट्रोनॉट के, वो जो है उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है, और वो फिर बहरहाल फिर उनको रेस्क्यू किया और स्पेस स्टेशन में वो चले गए। तो इस तरह से भी हो सकता है जब जैसे जाते हैं बहुत हाई अल्टीट्यूड्स पे, जैसे K2 की तरफ जा रहे हैं या वो, तो उधर भी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो मतलब हाइपॉक्सिक कंडीशंस हो रही होती हैं, तो हाइपॉक्सिया की बहुत ज़्यादा हो सकती हैं टाइप्स, लेकिन जो उसमें
मतलब कैरी होम पॉइंट आपके लिए क्या है, टिश्यू हाइपॉक्सिया है या वैसे हाइपॉक्सिया है, हाइपॉक्सिक कंडीशन है। अब जैसे मैंने इधर जो लगाई है, जो पिक्चर लगाई है, कि इसमें क्या है कि मेसेंटेरिक आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हुआ है, किसी क्लॉट ने आके इसकी ब्लड सप्लाई को बंद कर दिया है। जब बंद कर दिया है तो क्या होगा कि उधर जो है वो टिश्यू हाइपॉक्सिया होगा, और अगर वो करेक्ट नहीं होता तो इवन इस्कीमिया और एंड में नेक्रोसिस हो सकता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि नेक्रोसिस और इस्कीमिया की नहीं हम कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि टिश्यू हाइपॉक्सिया है। हाइपॉक्सिया है तो हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या होगा, ठीक है, कि ये जो एनर्जी वाली ये चल रही थी सारी, इसमें क्या है कि ये एंड पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड थी जब एटीपी की प्रोडक्शन होनी थी, ठीक है। और अब जब ये नहीं होगी तो इधर क्या होगा, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरूवेट लैक्टेट में कन्वर्ट होगा, और ये हाई एनोइन गैप लैक्टिक एसिडोसिस कॉज करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर अनीमिया। अनीमिया में क्या होता है? अनीमिया में आपके पास हीमोग्लोबिन लो है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? उसने 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स उठाने थे और उनको उसने जाके टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब क्या है कि वो नहीं हो रहे हैं। जब वो नहीं हो रहे हैं तो बात उधर ही आ गई कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो रही है, ठीक है। और फिर क्या होगा कि पायरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड बनाने लग जाएगा। अच्छा, फिर था कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी है ना इसकी कॉज। वो किस तरह से है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो कैसे सकती है? मसलन किसी ने गैस हीटर ऑन किया है, सो गया है, गैस की लोड शेडिंग हुई है, बाद में गैस ऑन हो गई है और उसके ऊपर फ्लेम नहीं है, ठीक है, तो उससे हो सकती है। या फिर आपने मरी में स्नो स्टॉर्म में देखा था कि वो जब स्टक हो गई थी गाड़ियां, तो कुछ लोगों ने हीटर ऑन रखे थे क्योंकि सर्दी बहुत थी। अब जब हीटर ऑन रखे और गाड़ी का एग्जॉस्ट ब्लॉक हो गया, तो आप इसको, आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है कि गाड़ी की एग्जॉस्ट पाइप्स जो हैं वो बर्फ़ में कवर हो गई हैं। तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों की गाड़ियों में कार्बन मोनोऑक्साइड एक्यूमुलेट हुई। अच्छा, अब कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है कि लेफ़्ट को शिफ्ट करती है ना, कार्बोक्सी, क्या वो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व होता है, सॉरी कार्बोक्सी नहीं, ठीक है। तो वो कैसे करती है कि वो ऑक्सीजन की एफिनिटी इतनी ज़्यादा करा देती है हीमोग्लोबिन के साथ कि ऑक्सीजन जो है वो उसके ऊपर लोड तो हो जाती है, उसके ऊपर चढ़ के बैठ तो जाती है, लेकिन उतर नहीं सकती, ठीक है। ऑक्सीजन की अनलोडिंग नहीं हो सकती टिश्यूज़ में। तो एंड रिजल्ट तो वही है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसमें जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होनी थी वो नहीं होगी, ठीक है। और फिर जो है पायरूवेट के पास और कोई चारा नहीं है सिवाय कि वो लैक्टेट बनाने लग जाए और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में चैनलाइज हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर जो है एस्फिक्सिया भी था टाइप ए लैक्टिक एसिडोसिस में। अब एस्फिक्सिया और हाइपॉक्सिया में फ़र्क क्या है? एस्फिक्सिया जो है ना वो है कि किसी भी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन है लंग्स की तरफ, और लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को फिर इनहेल नहीं कर सक रहे हैं ना, और उसकी जो कॉन्सिक्वेंट आगे जो होना है वो तो यही है कि वो हाइपॉक्सिया ही हो रहा है उसमें, ठीक है। तो अब मसलन एस्फिक्सिया की बहुत कॉजेस हो सकती हैं। मैंने इधर बर्थ एस्फिक्सिया की लगाई है कि मसलन कोई म्यूकोनियम प्लग है जो बेबी की उसने वो किया हुआ है, रेस्पिरेटरी पैसेजेस को ब्लॉक किया हुआ है, और इसकी सक्शन करनी पड़ेगी वरना इसको परमानेंट डैमेज हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो रहा है एंड में कि उसको एनर्जी क्यों नहीं मिल रही, कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, कि ग्लाइकोलिसिस चला, ग्लाइकोलिसिस से पायरूवेट जो है वो एसिटाइल कोए बना, फिर वो सिट्रिक एसिड साइकिल में घूमा, फिर उधर से उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आए, लेकिन वो एनर्जी नहीं बना सके, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हो गया और लैक्टेट की एक्यूमुलेशन हुई और हाई एनोइन गैप लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम, ये हमारी टाइप ए की क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई है, मतलब कॉजेज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं लैक्टिक एसिडोसिस टाइप B1। B1 की दो ही हैं, एक तो या तो लिवर सिरोसिस है, या फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर है, या फिर मेटास्टेटिक कैंसर है। अब इनकी हम देख लेते हैं कि बायोकेमिकल इनका क्या है, कि क्यों हो रहा है लिवर सिरोसिस या परमानेंट हेपेटिक फेलियर में लैक्टिक एसिडोसिस कैसे हो रहा है। लिवर में ना कोरिस साइकिल चल रहा होता है। होता क्या है कि ये मैंने आपके सामने बनाया भी है कि मसल जब ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है, और जब वो एनारोबिकली जो है वो, क्योंकि मसल्स काफ़ी काम कर रहे होते हैं, तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस जब वो करेगा तो
उसमें लैक्टेट बनेगा, ठीक है। ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गया, 2 पायरूवेट निकले, 2 पायरूवेट से 2 लैक्टेट बने। अब जो लैक्टेट है ना वो जाएंगे लिवर में। लिवर जो है वो लैक्टेट से दोबारा, अब मसल जो एक्सरसाइज कर रहा था इसको एनर्जी चाहिए थी, ठीक है, और इसने लैक्टेट बनाया और लैक्टेट से लिवर ने पायरूवेट बनाए और पायरूवेट से उसने ग्लूकोज बना दिया और ग्लूकोज बना के इसने दोबारा मसल को भेजा, ठीक है। तो ये इस तरह से अब जब लैक्टेट से ग्लूकोज इसने कैसे बनाया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस से बनाया है, ठीक है। और ये कोरिज साइकिल है कि ये एक तरह से उसकी सफाई कर रहा है मसल की, कि जो लैक्टेट वो बनाता है ये उसको ग्लूकोज बना के वापस करता है, ठीक है। अब जब लिवर काम नहीं कर रहा, अब वो कैसे नहीं कर रहा, मसलन लिवर का सिरोसिस हो गया, सिरोसिस हो गया है तो ये कोरिज साइकिल नहीं चलेगा। अब जो लैक्टेट मसल में प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्यूमुलेट होगा और वो कॉज करेगा लैक्टिक एसिडोसिस, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि मेटास्टैटिक कैंसर में कैसे हो रहा है। मेटास्टैटिक कैंसर में क्या होता है कि नॉर्मली तो है कि ये चल रही होती है ना कि ये सारा ग्लाइकोलिसिस ऊपर है, फिर टीसीए साइकिल है और नीचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और इसी से एनर्जी बननी है। अब कैंसर में क्या होगा, कैंसर के जो सेल्स हैं ना जब वो रैपिडली ग्रो कर रहे होते हैं तो जितने रैपिडली वो ग्रो कर रहे होते हैं उतनी रैपिडली उनमें ब्लड वेसल्स नहीं फॉर्म हो रही होती, तो उनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती। तो इन्होंने एक अपनी अडेप्टेशन की हुई है कैंसर्स ने, वॉरबर्ग इफेक्ट भी इसको कहते हैं, कि ये एनेरोबिक मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट होके तो वो एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ये सर्वाइव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जब एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो ये तो और उनको हाइपॉक्सिक कंडीशन है तो इनकी ये तो नहीं हो रही सेल्यूलर रेस्पिरेशन नॉर्मल, ठीक है। तो क्या हो रहा है फिर, पायरूवेट जो है वो लैक्टेट बना रहा है और लैक्टेट से लैक्टिक एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने टाइप ए कर लिया, उसमें क्या था, हाइपॉक्सिया था। टाइप बी कर लिया कि उसमें जो है वो या तो लिवर लैक्टेट की क्लियरेंस नहीं कर रहा या जो है वो कैंसर सेल्स जो हैं वो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म पे शिफ्ट होकर लैक्टेट बना रहे हैं। अब हम आ जाते हैं B2 पे। B2 जो है ना इसमें ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स हैं। अच्छा, तो इसकी हमने जो लिखी थी कि जो इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें पहले सबसे था बिगुएनाइट्स। बिगुएनाइट्स जो है ना वो हैं मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन। काफ़ी आपने लोगों से सुना होगा, ग्लूकोफेज खाते हैं, ठीक है, कि जी हमारी वो वेट भी लॉस हो जाता है और शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। तो वो बेसिकली मेटफॉर्मिन करती क्या है कि मेटफॉर्मिन जो है ना वो इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, इसका कॉम्प्लेक्स 1 है, उसकी इनहिबिशन कर देगी, ठीक है। अब आप देखें इसमें फ़र्क क्या है, टाइप ए में क्या था कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इनहिबिशन नहीं कर रहा था, उसके पास ऑक्सीजन नहीं थी और इसलिए वो नहीं थी चल रही। अब इधर क्या फ़र्क है कि इधर कोई ना कोई इसके ऊपर बाकायदा टारगेटेड अटैक हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कॉम्प्लेक्स 1 इनहिबिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब वो हुआ है तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन नहीं हो रही, तो पायरूवेट जो है वो लैक्टेट बनाने लग गया है और आपका हाई एनोइन गैस लैक्टिक एसिडोसिस हो गया, ठीक है। तो ये है कि बिगुएनाइट्स जो हैं, मेटफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन है, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 1 को इनहिबिट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं सेलिसाइलेट्स पे, ठीक है। पहले हमने देखा बिगुएनाइट्स, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सेलिसाइलेट्स पे। सेलिसाइलेट्स जो है ना वो किस तरह से कर रहे हैं, 2-3 तरीक़ों से कर रहे हैं। एक तो है कि ये कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अनकपलिंग। दूसरा ये कर रहे हैं कि अच्छा, अब जब अनकपलिंग हो गई तो एटीपी जनरेशन नहीं होएगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये अच्छा एटीपी जनरेशन नहीं होएगी तो लैक्टिक एसिड बनेगा और हाई एनोइन गैप लैक्टिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। उसके अलावा ये सिट्रिक एसिड साइकिल को भी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और ये इनकी टॉक्सिसिटी में हो रहा है, ठीक है। नॉर्मल अगर कोई एक आध एस्पिरिन उसने ले लिया ना तो ये उसको नहीं हो जाएगा। ये अगर किसी ने सुइसिडल इंटेंट से मसलन पूरी बॉटल खा रही है एस्पिरिन टैबलेट्स की तो ये उसमें इसके आएंगे इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो अच्छा, दूसरा ये अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज और सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज इनको भी ब्लॉक करता है, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, बात वही होगी कि ऊपर पायरूवेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और वो चैनलाइज होगा इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। अच्छा, फिर जो है
अनकपलिंग। अब ये मैंने रेड कलर के जो बनाए हैं ना, ये मैंने दिखाया है कि इसने पोर्स क्रिएट कर दिए हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। और उससे क्या हो रहा है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट जिसने इस्टेब्लिश होना था और फिर उसने डिसिपेट होके एटीपी बनवानी थी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो अब वो जो है वो नहीं बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट, और एनर्जी जो है वो डिसिपेट होगी एज हीट, और एटीपी जनरेशन नहीं हो रही, और जो कुछ थोड़ी बहुत एटीपी बन रही है वो लैक्टिक एसिड से बन रही है। ठीक है, तो सैलिसाइलेट्स 3 मैकेनिज्म से कर रहे हैं। एक तो सैलिसाइलेट खुद एक एसिड है, तो ये एज ऑर्गेनिक एसिड इधर आके आयनोइन गैप को इंक्रीज कर रहा है, प्लस ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इनहिबिशन कर रहा है, प्लस ये टीसीए साइकिल की भी इनहिबिशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारा जो है टाइप ए में हमने देखा हाइपोक्सिया है, टाइप बी में लिवर फेलियर या वो था मेटास्टेसिस था, और टाइप अच्छा फिर जो है अब हम आ गए हैं इस पे बी टू पे हमने देखा सैलिसाइलेट्स बिगुएनाइट्स, इनकी हमने देख ली। अब हम देखते हैं बी थ्री में ना इनबॉर्न एरर्स हैं। अच्छा, अब इनबॉर्न एरर्स आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि ये सारे वही इनबॉर्न एरर्स हैं जो हमने एक अपना एक्सिस बनाया हुआ है ना, कि ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस के बाद टीसीए साइकिल है, टीसीए साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये उसी को अफेक्ट कर रहे होंगे। अब पहले सबसे आ जाते हैं अच्छा हाँ, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे होंगे। पहला जो है वो थोड़ा सा हटके है, वो G6PD डेफिशिएंसी है। ठीक है, अच्छा अब G6PD डेफिशिएंसी लैक्टिक एसिडोसिस कैसे करेगी? G6PD किसका एंजाइम है? HMP शंट का एंजाइम है। ठीक है, और HMP शंट का एंजाइम है, और इसने क्या करना है, NADPH बनाता है। NADPH क्या करता है, वो उसको आरबीसी की मेम्ब्रेन में से फ्री रेडिकल्स को क्वेंच कराता है ग्लूटाथायोन के थ्रू, और आरबीसी की मेम्ब्रेन को इंटैक्ट करता है। तो अब आप यही पूछेंगे कि ये तो बिल्कुल अलग से पाथवे है, तो इसमें ये वाला एक्सिस किधर से आ गया? तो वो कैसे आ गया कि जब G6PD की डेफिशिएंसी होगी और इनको कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन मिलेगी, तो ये आरबीसी की मेम्ब्रेन जो है वो फिर मेंटेन नहीं रहेगी, क्योंकि HMP शंट नहीं चलेगी, और HMP शंट नहीं चलेगी, चल रही सही से, तो NADPH नहीं है जो कि उसको उसको प्रोटेक्शन दे सके, तो हीमोलिटिक अनीमिया होगा। हीमोलिटिक अनीमिया के उसमें क्या होगा, अब आप डॉट कनेक्टिंग करें अगर, तो हाइपोक्सिया होगा। और हाइपोक्सिया जब होगा मतलब है कि ऑक्सीजन अब नहीं लेके जा सक रही हीमोग्लोबिन, तो क्या है कि वही होगा कि वही एक नुक्ते विच गल मुकती है कि ये जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं होगी। ठीक है, और पायरुवेट जो है वो लैक्टेट बनाएगा। ठीक है, तो NADPH प्रोडक्शन होनी थी HMP शंट से, HMP शंट नहीं चल रही क्योंकि G6PD डेफिशिएंसी है। NADPH ने क्या करना था, ग्लूटाथायोन क्या है, एक ट्राईपेप्टाइड है, ये फ्री रेडिकल्स को क्वेंच करता है, आरबीसी की मेम्ब्रेन को फ्री रेडिकल से बचाता है। ठीक है, और जब ये बचाता है ना, तो खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है उस वक्त। अब जब तक इसको कोई रिड्यूस ना करे तो ये बेकार हो जाता है, ये नए फ्री रेडिकल्स को क्वेंच नहीं कर सकता। तो इसकी जो है रिप्लेनिश कौन करता है इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में, वो NADPH करता है, और NADPH कौन देता है, HMP शंट देता है। और अगर G6PD डेफिशिएंसी है तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आरबीसी की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो फिर डैमेज होंगी, हीमोलिसिस होगा, हीमोलिटिक अनीमिया होगा, और हाइपोक्सिया होगा, और ये आपने देख लिया कि लैक्टिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, अच्छा फिर जनाब PDH डेफिशिएंसी। PDH क्या है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स ने क्या करना था कि जो आपने ग्लूकोज खाया उससे पायरुवेट बना, दो पायरुवेट बने, उससे दो एसिटाइल को ए बनने थे। लेकिन अगर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है तो ये इधर ही रुक जाएगा एक्सिस। ठीक है, और फिर ये क्या होगा, ये एक्सिस ऑफ ईवल बन गया। ठीक है, अब ये क्या करने लग गया है, पायरुवेट जो है लैक्टेट बनाने लग गया, और हाई एनोइन गैप लैक्टिक एसिडोसिस करेगा। ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये आपने देख लिया इनबॉर्न एरर। फिर क्या है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस डेफिशिएंसी, ये जनाब ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम है। ठीक है, तो ये अब मैंने आपके लिए इधर बनाए हैं कि रेड जो एरो है ये ग्लाइकोलिसिस को दिखा रहा है, और जो ब्लू ऊपर जा रहा है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को दिखा रहा है। ठीक है, तो अब ये जो इधर जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस उल्टा चलता है, और ये जो पर्पल कलर में है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स हैं जो रोड ब्लॉक्स हैं जिनके बगैर नहीं हो सकता। और ये जो FBP1 लिखा है ना, ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेस है जिसकी डेफिशिएंसी है अब। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो क्या होगा कि पायरुवेट जो है
वो भी एक ग्लूकोनियोजेनेसिस का सबस्ट्रेट है, वो नहीं बन सकेगा ग्लूकोज, तो वो फिर उसके बेचारे के पास और कोई चारा नहीं है, वो लैक्टेट बनने लग जाएगा। ठीक है, तो इधर लैक्टिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, अच्छा जनाब, फिर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट, कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट है अगर, तो वो कैसे लैक्टिक एसिडोसिस करेगा कि यही है कि ये नहीं चलेगी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब ये नहीं चलेगी तो क्या होगा, फिर एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होगा, लैक्टेट बनेगा और लैक्टिक एसिडोसिस होगा। ठीक है, अच्छा जी, आखिरी बेरी बेरी, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, कि बेरी बेरी में क्या है, बेरी बेरी का मतलब है कि आई कांट, और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए। यही हमारा एक्सेस आ गया जनाब, ग्लूकोज ने पायरूवेट बनाया, पायरूवेट ने एसिटाइल को वो सिट्रिक एसिड साइकिल में घूमा, और जो भी आपने खाया था खाना, मसलन पराठा खाया था, उसके स्टार्च थी, स्टार्च से ग्लूकोज निकला, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में गया, उससे पायरूवेट निकले, उससे एसिटाइल कोए निकले, फिर पराठे के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर NADH और FADH2 में बैठ के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचे और उन्होंने एनर्जी बनाई। ठीक है, तो अब जो है, अब इसको क्यों बेरी बेरी होती है थायमीन डेफिशिएंसी में, मैंने तो थायमीन बनाई भी हुई है साइड पे TPP। ठीक है, कि जब थायमीन डेफिशिएंसी है ना, तो एक तो जो पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स भी इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है वो लैक्टिक एसिडोसिस होगा, और अब इधर बहुत थोड़ी सी 2 ATP बनती है एक लैक्टेट के साथ, तो थोड़ी सी ATP बन रही है। ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल में तो 12 बननी थी। ठीक है, और अगर वो तो इस तरीके से, और बाकी अगर आप एंड तक करें तो वो और ज़्यादा हो जानी थी। ठीक है, तो अब ये आई कांट जो है ना बेरी बेरी इसीलिए हो रही है। ठीक है, तो ये सारी हो गई आपकी कॉजेज़। ठीक है, तो क्या है कि आपके पास एग्मा में हमने देखा था डीके, स्टारवेशन, यूरेमिक एसिडोसिस, टॉक्सिन्स, वो हमने पिछले लेक्चर उसमें कर लिए थे लेक्चर में। और इधर हमने लैक्टिक एसिडोसिस जो है उसकी हमने कॉजेस कर ली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की इस वीडियो के एलोस हैं वो जो कंटिन्यूशन है